हरियाणा में मेडिकल छात्रों का बॉन्ड को लेकर बवाल जारी है। अब छात्रों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और बॉन्ड पॉलिसी रद्द नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। हालांकि सीएम मनोहर लाल ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि फैसले में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। रोहतक में चारों मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। अगर 10 लाख रुपए अगर एडमिशन लेना था तो बच्चे ने तैयारी क्यों की? फिर अगर उन्होंने बोला कि अगर कोई जो असक्षम है 10 लाख रुपए देने में, उन्होंने बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर दिया। सरकार देखो कितनी तेज है। हरियाणा सरकार तनख्वाह दे रही है 90,000, तो फिर वो 6 साल पढ़ाई करके और सरकार के कर्ज तले दब के रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो अपना आगे कैरियर बना पाएगा। तो सरकार ने एक मानसिक दबाव भी छात्र के ऊपर बनाया है। फिर उसके बाद सरकार बोली कि हम आपसे 7 साल काम लेंगे। हम तैयार हैं कि हम सरकारी सेवा देंगे। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, फैसले में बदलाव की संभावना नहीं, डॉक्टरी पेशा जनसेवा करने के जैसा है। सरकार के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है, कई लोग जानबूझकर समझना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर समझना नहीं चाहते। जो भी फैसला लिया गया है सही है और इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। किसी को विद्यार्थी को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी मिल जाए हो जाते हैं। और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उनको पैसा मिलता है उससे ज्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बच्चा जो पेड़ है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का एक पैसा भी कौन कराया जाएगा ये सरकार पे करेगी। नहीं चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसका कहीं जाए। सेवा भाव ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी लिखना चाहिए कि 7 साल सरकारी। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे भव्य बिश्नोई आज शपथ लेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें अपने चैम्बर में शपथ दिलाएंगे। भव्य के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई और मां रेणुका बिश्नोई भी साथ होंगी। आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को उन्होंने मात दी थी और हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा विधायक होने का गौरव हासिल किया। उनसे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ये उपलब्धि थी। भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार के 5वें सदस्य हैं जो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। चरखी दादरी जिले के गांव बलाली में सरपंच चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। यहां फोगाट परिवार की बहू को चित करके रितिका पहली बार सरपंच बनी। रितिका को 564 वोट मिले और उन्होंने विरोधी प्रत्याशी मुन्नी देवी को 170 वोटों से मात दी। दरअसल महिला वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद के लिए बलाली गांव में मुख्य तौर पर 5 महिलाओं के बीच मुकाबला था, लेकिन भूगोल में एमए और यूपीएससी की तैयारी कर रही रितिका ने फोगाट परिवार को शिकस्त देते हुए सरपंच पद पर कब्जा किया। आपको बता दें कि बलाली गांव में द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट, उनकी पत्नी माया कौर और भाई सज्जन सिंह 3 बार सरपंची कर चुके हैं और इस बार दंगल गर्ल गीता, बबीता और विनेश की भाभी सुमन देवी चौथी बार गाँव की चौधर के लिए चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन सुमन देवी को महज 175 वोट के साथ चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा। सरपंच बनने पर रितिका ने बताया कि गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास रहेगा। साथ ही गांव में युवाओं के लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। गांव वालों ने सबसे पहले मुझे जिम्मेदारी दी है तो इसका पूरा वो किया जाएगा। और सबसे मेन समस्या तो गांव में पानी की है, मीठे पानी की। उसमें हमें पहले भी उसको पूरा किया है, टैंकर लगवा रखे हैं गांव में पानी के लिए और आगे भी इसको ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर साफ सफाई पूरा ध्यान किया जाएगा और पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और बच्चों के लिए जो ये स्कूल है ये गवर्नमेंट ये
10th तक है तो इसको +2 तक किया जाएगा। प्रॉब्लम सोल्व होगी मैं करूँगी, नहीं तो और लोगों की सहायता करके उनको पूरा सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले जो सरकार की तरफ से जो कुपोषण, महिला सशक्तिकरण है, जो भी है, इनको पूरा बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी आगे जो भी प्रॉब्लम फेस होंगे उनको क्लियरिफाई किया जाएगा। अच्छा, हमारी जो एक वाटर वर्क्स का टैंक है वो पिछले 10-12 सालों से बंद पड़ा है। सरकार ने उसके ऊपर 3-4 करोड़ रुपए तक लगाए हुए हैं। हमारे पंचायती जमीन के 5 एकड़ जमीन लगभग 10-12 साल से उसने घेरा हुआ है, लेकिन हमारे गांव को उसका आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। हमने पहले भी सरपंच बनने से पहले भी कई बारी SC एक्शन को चिट्ठी लिखकर इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। अफसरों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उसमें पानी का प्रबंध कराएं ताकि हमारी एक समस्या जिससे हमारा गांव काफ़ी दिनों से जूझ रहा है उसको हम दूर कर सकें। बेटी तो भी अच्छी लग रही है, बेटी देखी बेटा देखी बेटी ले आई सू, सदाई सी अच्छी बनी रहे। मेरी बेटियां तो भी प्यारी, देश दाज प्रथा में खत्म करके आमदनी पे ले ऐसा बहुत अच्छी लग रही है। मन सब बाण न्यू ले गयो, देश प्रथा ने खत्म करके बहू ने ले गयो, बेटी बना। मेरी बहू पढ़ी लिखी से, मन सब छूट दे रखी, सब बहनों की सहायता कर, सब न आगे बढ़ा। जितने भी उम्मीदवार थे सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी यही थी और हमारे कॉलेज की भी टॉपर रही है। और दूसरी बात देखी जाती है जो गरीब तबका है हमारा, चाहे वो SC से हों चाहे बैकवर्ड से हों, तो इनका स्वभाव ऐसा रहा है कि हमेशा गरीब के प्रति इनकी अच्छी वो रही है, तो गांव का विकास भी यही करेंगे। ये सारी चीज़ें देख करके हमने जो है ना वोट किया है इसको, और इनको हर तरह से हर जगह से समर्थन मिला है। कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज इसका यही है कि गरीब के प्रति, विकास के प्रति, शिक्षा, बहुत से कारण हैं। सोनीपत में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि इस सीजन में अब तक 50 जगहों पर आग जलाने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 17 मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं और ऐसे किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग ने 55,000 रुपए का जुर्माना किसानों पर लगाया है। साथ में जुर्माना वसूला भी जा चुका। विभाग किसानों से पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक कर रहा है और जहां पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, मौके पर पहुंचकर विभाग के अधिकारी खुद आग को बुझा रहे हैं, किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसान पराली जलाते हुए पाए गए, जिन पर अब कृषि कल्याण विभाग द्वारा जुर्माना भी लगा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ एक अधिकारी किसान पराली जलाते पाए गए हैं, किस तरह वो पकड़े गए और विभाग द्वारा कितना जुर्माना किसानों पर लगाया गया। जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक के निर्देशानुसार DC साहब ने ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई हुई है और इसके अलावा सैटेलाइट के माध्यम से हर्षा की एजेंसी है वो हमारे को लोकेशन प्रदान करती है। किस फलाना किसान ने इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर अपने अवशेषों में आग लगाई है, उसके अनुसार हम कृषि विभाग की जो टीम है, ग्राम स्तर की टीम है, वो कार्य करती है। अब तक कितना किसानों पर जुर्माना लगाया गया, आखिर कितनी लोकेशन अब तक सामने आई है? अभी तक कृषि विभाग को 50 लोकेशन मिली हैं, जिसमें से 17 लोकेशन के ऊपर आग लगी हुई पाई गई है और किसानों से 55,000 रुपए का जुर्माना अब तक वसूल किया गया। किसान पराली ना जलाए, उनको जागरूक करने के मकसद को लेकर बाकायदा 1,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार द्वारा भी दिया जाता है और प्रदूषण का स्तर कम करने के मकसद को लेकर कृषि विभाग भी अपना प्रयास सोनीपत जिला में लगातार आगे बढ़ा रही है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। झज्जर में किसानों ने मुआवजे के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। KMP के साथ से निकलने वाले हरियाणा रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जमीन के बदले कलेक्टर रेट से 200 गुना मुआवजे राशि को लेकर 18 गांव के किसान झज्जर पहुंचे। किसानों ने उपायुक्त से मुलाकात की और लिखित में मुआवजा बढ़ाए जाने को लेकर पत्र सौंपा। आपको बता दें कि KMP के साथ
हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाना है। कॉरिडोर में 18 गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाने का नोटिस दिया हुआ है। किसानों के मुताबिक एसडीएम कार्यालय से रेलवे विभाग को जो पत्र भेजा गया है उसमें कलेक्टर रेट से 100 गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिए जाने की बात कही गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। जिस हिसाब से मिले उन्होंने ये एसडीएम को अभी मार्क कर दी, कल इसके हिसाब से कैलकुलेशन आपकी होगी। तो मिला तो ठीक, वरना तो हम तो ऊपर तक जाएंगे। और ये 200% जो कलेक्ट्रेट के हिसाब से ये सिर्फ जज्जर जिले में है ये चिट्ठी, और किसी जिले में हमने कहीं नहीं मिली। और यहाँ पे ये सारा खेल रिलायंस की वजह से है। रिलायंस वाले ये चाहते हैं कि रेट ना बढ़े और जो रोड के साथ लगती ज़मीन है वो सिर्फ हम और हम खरीदें, बाकी कोई आदमी ना ले पाओ, इनके रेट ना बढ़े। और इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर पिटबुल डॉग के काटने पर सख्त फैसला लिया गया है। पिटबुल डॉग के मालिक को देना होगा मुआवजा। पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजे देने का आदेश हुआ है। जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग का फैसला। तो मुआवजा और डॉग को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं। 9 सितंबर को पिटबुल ने महिला पर हमला किया था। हमले में महिला को गंभीर चोट आई थी। गुरुग्राम के सिविल लाइन का मामला है। तो मुआवजे की यहाँ पर बात कही जा रही है और डॉग ओनर को 2 लाख रुपए देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। पिटबुल काटने को लेकर ये मुआवजे का आदेश हुआ है और जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग का फैसला है। मुआवजा और डॉग को पकड़ने के आदेश दिए गए हैं। 9 सितंबर को पिटबुल ने महिला पर हमला किया था। हमले में महिला को गंभीर चोट आई थी। हरियाणा के कई शहरों में डेंगू का डंक देखा जा रहा है। गुरुग्राम में पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हिसार में भी डेंगू का जानलेवा कहर जारी है। डेंगू से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1208 केस आए हैं। कुरुक्षेत्र में डेंगू के अब तक 59 मरीज मिले हैं। डेंगू के डंक से हिसार भी अछूता नहीं है। जिले में डेंगू के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा 1208 हो गया है। हालांकि 1069 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 134 डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डेंगू से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी डेंगू का कहर जारी है। कुरुक्षेत्र में डेंगू के 59 मरीज यहाँ पर मिले हैं। तो वहीं जिला मलेरिया अधिकारी रमेश सभरवाल के मुताबिक 1491 लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की 20 टीमें घर घर जाकर चेकिंग कर रही हैं और लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और हरियाणा में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या है। तो डेंगू का कहर जारी है। करनाल में डेंगू के 213 केस मिले हैं। डेंगू के बढ़ते केस पर स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी हुई है। तो डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं? सिर दर्द जो होता है पहला लक्षण, मसल्स हड्डियों जोड़ों में दर्द होता है, जी मचलाना भी एक बड़ा लक्षण है डेंगू का, उल्टी होना ये बड़ा लक्षण, आंखों के पीछे दर्द होना। तो इस तरह के लक्षण अगर हो तो आप जरूर सतर्क हो जाएं। त्वचा पर लाल चटके होना, पपीते के पत्तों का जूस लेना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। तो डेंगू के दौरान क्या क्या खाना चाहिए ये जानकारी दे रहे हैं। खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार अवश्य बदलें। घर में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें। तो सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाएं। और इन सभी कदमों का अगर आप उपाय ये करेंगे तो काफी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। करनाल में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू से निपटने के लिए करनाल सिटी को 7 जोन में बांटा गया है और 7 जोन में स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बीते 3 दिन में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अधिकारी ने बताया कि अब तक करनाल में डेंगू के 213 केस सामने आ चुके हैं। करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि डेंगू को लेकर स्थिति फिलहाल काबू में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली गई है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स हैं, उसमें जो करनाल अर्बन एरिया है उसको 7
अलग वार्ड्स में बांट के उसमें 7 टीमें जो है मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में वो प्रॉपर डेली हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं और एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ कर रही हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा टीम्स जो है वो रूरल एरिया में एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ और इसके लिए रेगुलरली वर्क कर रही हैं। इससे लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में पूरी इसके लिए अलर्ट है, लेकिन आप लोग भी इसमें अपनी साझेदारी जरूर निभाएं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र डेंगू के दंश से दहल रही है। कुरुक्षेत्र में अब तक 66 डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4 एक्टिव केस का इलाज चल रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी रमेश सभरवाल ने बताया कि अब तक 1491 लोगों को डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस दिया गया है। सभरवाल ने जानकारी दी है कि डेंगू के 1301 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए टीम मैदान में उतारी गई है। स्वास्थ्य विभाग की 20 टीम घर घर जाकर चेकिंग कर रही है। छियासठ मामले आए हैं जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं। इसमें 4 कल ही आए हैं और 4 हमारे पास एडमिट हैं, 3 कल पेशेंट पॉजिटिव आए। कल हमने 36 टेस्ट किए थे, इसमें से 3 पॉजिटिव आए थे। 4 हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अब तक हम 1301 टेस्ट कर चुके हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि अपने घर के आसपास या गमलों में या फ्रिज के पीछे पानी ना खड़ा होने दें, उसको साफ पानी उसको बदलते रहें हफ्ते के हफ्ते, जिससे लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमारी 20 टीमें हैं जो घर घर जाकर चेकिंग कर रही है। उनके पास एंटी लार्वल मेडिसिन भी है, दवाई भी है, तो आप उनको पूरा सहयोग करें जिससे हम डेंगू को कंट्रोल कर सकें। हिसार में डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में अब तक डेंगू के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू के 5 मरीज दम तोड़ चुके हैं। डेंगू मामले के नोडल ऑफिसर और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुभाष खत्रेज ने बताया कि विभाग की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। सिविल अस्पताल में विशेष बेड का इंतजाम भी है। डेंगू के प्रति जागरूकता के लिए स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। हिसार सहित हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में डेंगू का डंक इस बार खासा ही देखने को मिला। बात कर लीजिए अगर हिसार की, तो हिसार में भी 1200 से ज्यादा केस सामने आए थे। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, इस तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार के स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुभाष खत्रेजा मौजूद है। उनसे बातचीत कर रहे थे। सुभाष जी, ये जानना चाहेंगे कि कितने केसेस अभी तक आ चुके हैं और क्या कुछ स्थिति फिलहाल है? जी, करीब 1208 के आसपास हमारे कल तक के केसेस हैं, जिसमें से 1032 स्टेबल रिकवर्ड भी हो चुके हैं और प्रेजेंटली 171 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। तो अभी सर्दी ज्यादा शुरुआत नहीं हुई है और कुछ हमारे क्षेत्र जल भराव, जो अनटाइमली रेन हुई थी, उसमें जल भराव क्षेत्र हैं, तो वहीं पर ही मच्छर अंडा देके वहीं पर ही मच्छर पैदा हुए हैं। तो ये कुछ हिसार में सीजनल, लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी, तो ये सीजनल है, इसलिए